हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एवी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि टेट का तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है और ज़ोर शोर से चलनी भी चाहिए, क्योंकि ये नौकरी हमारी है और हम इसे लेकर के ही रहेंगे। ये हमारा एक मोटिवेशनल लाइन होना चाहिए, जिससे कि आप सभी मोटिवेटेड होते रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से तैयारी करते रहें। तो आज मैं आपको हिंदी के कुछ पेडागोजी के इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर के आया हूँ, जिसमें आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें आपको आज बताया जाएगा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा अर्जन किसे कहते हैं। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो नाम है, मैं बोलता जा रहा हूँ। भाषा अर्जन किस वजह से होता है, मातृभाषा क्या है, भाषा अधिगम क्या है, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर क्या होता है, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है, भाषा के विविध रूप, भाषा सीखने के चरण, भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, जिसमें हम पढ़ेंगे व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण विधि और आगमन विधि और निगमन विधि। फिर उसके बाद आएगा जीन पियाजे, भाषा एवं विचार पियाजे, लेव वायगोत्स्की, भाषा और विचार, नॉम चॉम्स्की। फिर उसके बाद भाषा कौशल, लेखन के प्रकार, भाषाई विकार, शिक्षण त्रिआयामी, जिसमें जो जॉन डिवी ने दिया था इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा, और शिक्षण सूत्र, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। ये सब भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। आज के मतलब टॉपिक जो है हिंदी की पेडागोजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको बड़े ही ध्यान से और इसके अपने नोट्स बनाइएगा देख देख के, और इसकी तैयारी करते रहिएगा। उपलब्धि निरीक्षण, दक्षता परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, मुख्य कौशल, पुनर्बलन, बहुभाषिकता, ये पाठ्यपुस्तक और त्रिभाषा सूत्र, इतने सारे आज कंटेंट मैं लेकर के आया हूँ। इनसे क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक के ऊपर, जो क्या था भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने और दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है। जी, इतनी सिंपल लाइन में भी आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगी भाषा कहते किसे हैं। जो अपने विचारों को व्यक्त करने और दूसरे के विचारों समझने का एक साधन है, जिसे हम कहते हैं भाषा। और इसे क्या कहते हैं? केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इनके अन्य कुछ प्रकार हैं। क्या क्या है प्रकार? पहला है भाषा विचारों को आदान प्रदान के साधन के रूप में, दूसरा है भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में, तीसरा है भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में, चौथा है भाषा साहित्य कला संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में, पांचवा है लिपि भाषा का लिखित रूप होता है, छठवां है लास्ट, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ये सारे पॉइंट्स हमारे भाषा के हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद करें। फिर उसके बाद चलते हैं भाषा के भेद व रूप। ये कितने प्रकार से भाषा हमारे हो सकते हैं? पहला है लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। यही तीन भाषा हैं जिनके माध्यम से हम भाषा का आदान प्रदान संप्रेषण होता है हमारा। इसमें नोट करके लिखा है कि जो लिखित भाषा होती है वो मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ये सही भी बात है। अगर कोई आप टीचर है, आपको अगर लिखित भाषा में याद कराए और सिर्फ बोल करके याद कराएं, आप किस में ज़्यादा जल्दी से याद कर लेंगे? आप लिखित भाषा में आप ज़्यादा आसानी से और जल्दी से याद कर लेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं भाषा अर्जन पे। भाषा अर्जन क्या होती है? इसकी परिभाषा है मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। बिना किसी विशेष प्रयास के किसी को भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अर्जन सिंपल सी बात है, उसको कहते हैं जो हम अपने घर परिवार से सीखते हैं। हमारी जो पहली भाषा जो सीखने की भाषा होती है वो हमारी भाषा अर्जन कहलाता है।
जिसमें पहला पॉइंट है स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, मतलब उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, वो स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया हो करके वो हमारा अर्जन होता है। दूसरा है वातावरण का प्रभाव, तीसरा है सहज प्रक्रिया, चौथा है अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया, पांचवा है अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा, छठवां है अनौपचारिक प्रक्रिया है। फिर उसके बाद आता है भाषा अर्जन किस वजह से होता है। अब जानते हैं किस वजह से होता है। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर ले अपने पर्यावरण से। जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उसी से बात करते हैं, जैसे बच्चों को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जन करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। फिर इसके बाद अब जानते हैं मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप है। जैसा कि मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, सबसे पहले जो आप अपने घर परिवार से सीखते हैं वो हमारा मातृभाषा कहलाता है और भाषा अर्जन भी उसी को कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है किसी भी व्यक्ति के रूप में भाषा का पहला रूप, अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। फिर इसके बाद इसकी परिभाषा है भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले से ही वे मातृभाषा में अपनी बात को कहने व समझने में सक्षम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं अब भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा अधिगम के बारे में अब जानते हैं। इसके पहले हम लोग भाषा अर्जन जाने थे कि भाषा अर्जन हमारा कैसे होता है। अब जानते हैं भाषा अधिगम किसे कहते हैं। भाषा अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। और ये भाषा अर्जन क्या था, ये अनौपचारिक प्रक्रिया था। औपचारिक प्रक्रिया वो होता है जब हम किसी की सहायता लेते हैं, जैसे यहाँ पे शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है और कौशल सीखने होते हैं, इसमें किताबें पढ़नी होती हैं, नियम सीखने होते हैं, चेतन रूप से सीखी जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। और भाषा अर्जन क्या था, जो पहली भाषा था जो हम घर परिवार से सीखते थे। इसमें हम क्या करते हैं, वो दूसरी भाषा हम सीखते हैं, उसे हम भाषा अधिगम कहते हैं। दूसरा पॉइंट है चेतन प्रक्रिया से होती है इसका अधिगम, प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है। इसका अगला पॉइंट है औपचारिक माहौल चाहिए इसके लिए। स्कीनर के अनुसार भाषा अनुकरण क्या होता है कि पुनर्बलन से सीखी जाती है। वाइगोस्की के अनुसार क्या होता है कि भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। फिर उसके बाद है व्याकरण को संदर्भ से सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्धि वातावरण दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद अब चलते हैं भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अब अंतर क्या होता है। इसमें पहला अंतर है, यह भाषा अर्जन जो होता है वो अवचेतन प्रक्रिया होती है और भाषा अधिगम जो होता है वो चेतन प्रक्रिया होती है। ठीक है, फिर उसके बाद भाषा अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक प्रक्रिया होता है और भाषा अधिगम जो होता है नियमबद्ध प्रक्रिया होता है। फिर उसके बाद भाषा अर्जन जो होता है वो अनौपचारिक तरीके से सीखा जाता है, लेकिन जो भाषा अधिगम होता है वो औपचारिक प्रक्रिया होती है। भाषा अर्जन को मातृभाषा भी कहते हैं और भाषा अधिगम को दूसरी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। फिर उसके बाद अब चलते हैं भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है। अब अंतर के बारे में देख लेते हैं। मुख्य वातावरण का हो सकता है। फिर दूसरा पॉइंट है मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है भाषा बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है वातावरण से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं लक्ष्य भाषा क्या होता है। टारगेट लैंग्वेज, इसको दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा कहते हैं, जो हम स्कूल में जा कर के सीखते हैं या अधिगम करते हैं, उसको कहते हैं दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा। फिर उसके बाद मातृभाषा जैसा कि हम बता ही चुके हैं, जो घर परिवार से सीखा जाता है, जो
भाषा का पहला रूप होता है। ठीक है, फिर पहला पॉइंट है भाषा का पहला रूप, और नेक्स्ट पॉइंट है हमेशा अर्जित करते हैं। फिर इसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है। पहला ऑप्शन है स्वाभाविक, दूसरा ऑप्शन है विचारणीय, तीसरा ऑप्शन है निंदनीय, और चौथा ऑप्शन है अनुचित। जैसा कि आंसर भी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर अपना दिमाग का भी प्रयोग करेंगे तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। विचारणीय सोच करके करते हैं, कि निंदनीय की निंदा होकर के करते हैं, कि अनुचित रूप से करते हैं, कि स्वाभाविक रूप से करते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है। जो बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में करते हैं, वह स्वाभाविक होता है, क्योंकि बच्चे वही सीख करके आते हैं और वही बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब चलते हैं, एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो, ताकि बच्चा स्वाभाविक और तथा सरल प्रक्रिया से सीखेगा। ठीक है, इसमें एनसीएफ में और क्या क्या बातें कही हैं, बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में। दूसरा पॉइंट है मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सड़क बोलना, यह एक स्वाभाविक बात है। फिर थर्ड पॉइंट है हम मातृभाषा और बहुभाषिकता को स्वीकार करते हैं कक्षा में। एनसीएफ का ये सारा कहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कंटेंट है भाषा के विविध रूप। चलते हैं अब इसके बारे में जानते हैं कि भाषा के विविध रूप के बारे में ये कहाँ से आया, इसको क्या कहते हैं, यह हमारे संविधान में कब लागू हुआ। ठीक है, इसके बारे में अब चलते हैं। तो इसमें पहला है मातृभाषा, जिसे हम भाषा का पहला रूप भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा राष्ट्रभाषा। कोई नहीं, अभी तक हमारा राष्ट्रभाषा, अभी तक हमें किसी को राष्ट्रभाषा अभी घोषित नहीं किया गया है, जैसा कि इसमें ब्रैकेट में भी लिखा है, संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत को राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है हमारा राजभाषा। राजभाषा वो होता है जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, ये हमारा सरकार गवर्नमेंट के द्वारा इसको हिंदी को हमारे राजभाषा के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर उसके बाद पॉइंट है भारत में 1963 में कि ओला, जिसका फुल फॉर्म है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल हमारा जो अनुच्छेद है 343 का पहला हिंदी भारत को राजभाषा नियुक्त किया गया था, घोषित किया गया था। फिर उसके बाद पॉइंट है मानक भाषा किसे कहते हैं। मानक भाषा शिक्षा व कार्यालयीय प्रयोग की भाषा होती है, जिसे हम मानक भाषा कहते हैं। जो कार्यालय में प्रयोग किया जाता है उसे हम मानक भाषा कहते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं भाषा सीखने के चरण क्या क्या होते हैं। पहला होता है कुकिंग, जिसका हिंदी है कूकना। ये बच्चों के 6 सप्ताह तक, जब से जन्म होता है तब से 6 सप्ताह तक ये देखा जाता है। फिर उसके बाद आता है बलबलाना, यह बच्चों के 6 माह तक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक शब्द चरण, बच्चों को कब तक में आ जाता है एक शब्द चरण बोलना, 1 साल के बाद। फिर उसके बाद टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण, मतलब टेलीग्राफिक व 2 शब्दों के मेल को बताना बोलना कब बच्चों में आता है, वो 18 माह से 24 माह के अंदर में उनको बच्चों को आता है। ये लंबे उच्चारण करना, बड़े बड़े उच्चारण करना, ये कब से शुरू होता है बच्चों में, 2 साल से 4 साल के बीच में बच्चों को लंबे लंबे उच्चारण करना आ जाता है। फिर इसके बाद अब चलते हैं, जानते हैं प्रोफेसर स्मिथ के बारे में। प्रोफेसर स्मिथ ने इसके अनुसार उन्होंने भाषा के सीखने के चरण में क्या बताया है। प्रोफेसर स्मिथ ने बताया है कि 1 साल में 3 शब्द के वर्ड को बच्चे बोलते हैं, 2 साल में 272 शब्द को वो बोल सकते हैं, 5 साल में 2072 शब्द वो बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मतलब कि ये इतने शब्द उनके दिमाग में आ जाता है, वो बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद अब चलते हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ क्या क्या होती हैं? पहला है व्याकरण विधि, दूसरा है व्याकरण अनुवाद विधि। इन सब के बारे में डिटेल से भी बात करेंगे, लेकिन पहले पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ने हैं। फिर तीसरा है प्रत्यक्ष विधि, चौथा है सम्मिश्रण विधि, पांचवा है संप्रेषण परक विधि, छठवां है आगमन विधि, सातवां है निगमन विधि। ये आगमन और निगमन विधि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़िएगा। तो चलते हैं सबसे पहले हेडिंग पे, व्याकरण विधि क्या होता है। व्याकरण विधि को, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें पॉइंट है दूसरा, इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। ये व्याकरण विधि के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद अब चलते हैं व्याकरण अनुवाद विधि क्या होता है। यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियाँ परस्पर संयोजित है। तीसरा पॉइंट है, इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने से ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इस विधि में बच्चे को मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। ठीक है। ये हमारे क्या थे, ये व्याकरण अनुवाद विधि के कुछ पॉइंट्स थे, जिसे इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि है। फिर इसके बाद अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारा प्रत्यक्ष विधि। ये क्या होता है इसके बारे में अब जान लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि व्याकरण अनुवाद विधि को अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। इसके मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है प्रत्यक्ष विधि को। इस विधि में शिक्षार्थी को मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा की सहायता के बिना, बच्चे की मातृभाषा की सहायता के बिना ही अन्य भाषा सिखाई जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि में बच्चे को मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। लक्ष्य भाषा हम जानते ही हैं, जो नई भाषा होती है या स्कूल में पढ़ाई जाती है। फिर इसके बाद 4 पॉइंट है, सम्मिश्रण विधि क्या होता है। चलते हैं। सम्मिश्रण विधि वह विधि होता है, इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण को प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। फिर इसके बाद 5th पॉइंट है, संप्रेषण परक विधि क्या होता है। प्रत्यक्ष विधि को प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है, संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद 6 पॉइंट है हमारा आगमन विधि, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह विधि क्या होता है कि ये विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है और विशिष्ट से सामान्य की ओर भी चलती है और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ज्ञात से अज्ञात विधि को क्या कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं, या विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने वाले को क्या कहते हैं, कौन सी विधि को कहते हैं, आगमन विधि को कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले किसी भी बच्चे को डिफिनीशन बताने से पहले क्या होता है कि उसको पहले कुछ उदाहरण बताए जाते हैं कि ये होता क्या है, ये किसको बता रहे हैं। तो पहले उसके उदाहरण को बताया जाता है, फिर उसके बाद उसकी परिभाषा को बताया जाता है। ठीक है।
फिर उसके बाद इसमें उदाहरण भी दिया है कि पहले संज्ञान के उदाहरण देते हैं हुए बाद में परिभाषा बताया जाता है। इसको क्या कहते हैं, कौन सी विधि कहते हैं, इसको आगमन विधि कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं निगमन विधि पे। निगमन विधि क्या होता है, निगमन विधि में नियम से हम उदाहरण की ओर चलते हैं। इसके पहले क्या, आगमन विधि में क्या था कि उदाहरण से नियम की ओर चलते थे, लेकिन निगमन विधि में नियम से हम उदाहरण की ओर चलते हैं। इसमें एक को शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं कि निगमन है, निगमन का नी लेंगे और नियम का नी लेंगे, दोनों बराबर है, तो मतलब निगमन पूछेगा तो नियम से उदाहरण और आगमन पूछेगा तो उदाहरण से नियम। ठीक है, और क्या होता है, सेकंड पॉइंट है इसका, सामान्य से ये विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहले परिभाषा, फिर उसके उदाहरण व प्रश्न हल करवाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अब चलते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने खोज की थी अहम केंद्रित वाक। इसके बारे में भी अभी जानेंगे कि अहम केंद्रित वाद क्या कहते हैं, लेकिन पहले ये देख लेते हैं, याद कर लेते हैं कि अहम केंद्रित वाक किसने दिया था, ये जीन पियाजे ने दिया था। फिर उसके बाद जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। ठीक है, अब जानते हैं अहम केंद्रित वाक क्या होता है। अहम केंद्रित वाक का मतलब है बच्चा खुद से ही बोल बोल कर बात करता है, और ये बच्चों की किस वर्ष की उम्र में होता है, यह 2 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों में यह अधिकतर देखा जाता है। जो अहम केंद्रित बात मतलब खुद से ही बात करके वो अपने से बोल बोल के बात करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं भाषा एवं विचार। पियाजे के अनुसार और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विकार को लेकर के बहुत मतभेद था। तो पहले जान लेते हैं कि पियाजे के अनुसार भाषा एवं विचार में क्या महत्वपूर्ण है, ये क्या होता है और कैसे आया। चलते हैं, इसमें पहला पॉइंट है, जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आया। मतलब जीन पियाजे का कहना था कि पहले विचार आता है फिर उसके बाद क्या आता है, भाषा आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्हीं का सेकंड पॉइंट है, जीन पियाजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। जैसा कि मैंने बताया भी कि जीन पियाजे के अनुसार उनका कहना था कि पहले विचार आया फिर भाषा आया। तो मतलब जैसे विचार आएगा, जिस प्रकार का विचार आएगा वैसा ही हमारा भाषा भी आता है। मतलब मेरे अंदर विचार अगर अच्छे विचार आए तो भाषा भी अच्छे निकलेंगे, अगर बुरे विचार आए तो भाषा भी हमारा जो निकलेगा मुख से वो भी हमारा बुरा ही निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा कंटेंट है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की भी बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जन्म स्थान है रूस। ठीक है, इन्होंने बताया है कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा। ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या था, इसका नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने ही अंतरीकरण के बारे में बोला कि ये भी हमारा अंतरीकरण है। अंतरीकरण में क्या होता है कि बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। देख लेते हैं 3 महत्वपूर्ण पक्ष क्या क्या है। पहला है सामाजिक वाक जो 2 वर्ष की उम्र में होता है, और दूसरा है निज वाक जो 3 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र में होता है, और थर्ड है आंतरिक मौन वाक जो 6 वर्ष के बाद होता है।
आंतरिक मौन वाक्य में क्या होता है, निज वाक्य में क्या होता है कि बच्चे खुद से बोलते हैं, और आंतरिक मौन वाक्य में क्या होता है कि मन में बोला जाता है, अपने अंतर मन में बोला जाता है, उसी को कहते हैं आंतरिक मौन वाक्य कहते हैं। यह 6 वर्ष के बाद के लोगों के में देखा जाता है। फिर इसके बाद अगर वाइगोत्स्की में भी अगर भाषा और विचार के में बात करें तो इनका कहना था वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय के बाद मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब वाइगोत्स्की का कहना था कि पहले भाषा आया, फिर उसके बाद ही विचार आया, और जीन पियाजे के अनुसार था कि पहले विचार आया फिर भाषा आया। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मतलब इसके बाद आता है हमारा एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में है कि जिंगसा पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है। जिगसा किसी का नाम है, वो पहली को करते हुए 5 वर्ष की नजमा जो थी वो स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह नीला वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की की किस तरह संबोधित करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा ऑप्शन है जोर से बोलना, तीसरा ऑप्शन है पाठ, चौथा ऑप्शन है आत्मकेंद्रित। इसमें जो लड़की है नजमा, वो खुद से पूछ रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, अपने खुद से ही बोल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत वार्ता बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नोम चॉम्स्की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मनोवैज्ञानिक है, इनके बारे में भी अब कुछ जान लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति व क्षमता के साथ पैदा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र एलईडी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलईडी किसने यह यंत्र को किसने दिया, या इस सिद्धांत को किसने दिया, नोम चॉम्स्की आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबद्ध हैं, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र, जिसे एलईडी हमारी सहायता करता है। फिर इसके बाद भाषा अर्जन यंत्र एलईडी 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है, यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। फिर इसके बाद पॉइंट है, भाषा अर्जन क्षमता किसके द्वारा संबंधित है, किसके साथ संबंधित है। पहला ऑप्शन है पियाजे, दूसरा ऑप्शन है चॉम्स्की, तीसरा ऑप्शन है स्किनर, चौथा ऑप्शन है ब्रूनर। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी चॉम्स्की। फिर इसके बाद अब चलते हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल में क्या क्या आते हैं, भाषा कौशल में आता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये देखिए सीक्वेंस में भी हमारा चलता है, मतलब कि बच्चे को सबसे पहले आता है सुनना, सबसे पहले वो शुरू करता है सुनना, फिर उसके बाद शुरू करता है बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर उसके बाद लिखना। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म एक ट्रिक भी है, सु बो प ली। सु से मतलब सुनना, बो से मतलब बोलना, प से मतलब पढ़ना, ली से मतलब लिखना। ठीक है, इसमें जो पहला और तीसरा है, जो है सुनना और पढ़ना, ये गृहात्मक कौशल होता है, और जो तीसरा और चौथा होता है वह अभिव्यक्त्यात्मक कौशल होता है, या फिर इसको और भी बोलते हैं जिसमें ग्रहण करते हैं, और जिसमें हम एक को ग्रहण होता है, एक को क्या होता है कि एक को आउटपुट देना, जैसे बोलना और लिखना, ये आउटपुट है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभिव्यक्तात्मक हिंदी में है, और भी कुछ बोलते हैं, मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या था कि इसमें पहला सुनना और पढ़ना क्या होता है, गृहात्मक कौशल होता है, और जो बोलना और लिखना होता है वह अभिव्यक्तात्मक होता है कौशल। ठीक है, फिर इसके बाद भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम, जैसे कि मैंने बता ही चुका है कि भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम, सही क्रम क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका शॉर्ट ट्रिक है सु बो प ली।
इसका इंग्लिश में भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में भी इम्पोर्टेंट होता है। सुनने का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, अर्थ, मीनिंग लिसनिंग, बोलने का स्पीकिंग, पढ़ने का रीडिंग और लिखने का राइटिंग। LSRW शॉर्ट फॉर्म याद करने का। फिर उसके बाद अब चलते हैं, इसमें क्या है, भाषा और कौशल में और क्या आते हैं। भाषा के मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत व अंतः संबंधित है, जिसमें हम बता ही चुके हैं। सुनना और पढ़ना क्या होता है, गृहात्मक कौशल होता है। बोलना और लिखना क्या होता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। फिर ठीक है, फिर इसके बाद इसमें क्या है, भाषा कौशल शुभोपली क्रम से लिखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में लिखे जाते हैं ऐसा नहीं है। क्रम से लिखे सीखे तो जाते हैं, लेकिन क्रम से जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में ही सीखा जाए, लेकिन ये अधिकांश बच्चों में ऐसे ही क्रम से सीखे जाते हैं। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट था सुनना। ये क्या होता है कि बच्चों को सुनने का मौका देंगे, बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना, कहानी व कविता सुनाना। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्या था, बोलना था। बोलने में क्या क्या आता है, कविता का पठन करना, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। फिर इसके बाद थर्ड था पढ़ना। पढ़ने में क्या है, पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं। पढ़ने में क्या आता है, मौन पठन भी आता है और सस्वर पठन भी आता है। मौन पठन में क्या होता है कि मौन पठन से बच्चों का ध्यान बेहतर होगा, तेजी से पढ़ सकेंगे, ध्यान विषय पढ़ सकेगा, ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा। ठीक है, और सस्वर पठन में क्या होता है कि बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा। मतलब इन दोनों से प्रॉफिट क्या क्या है ये बता रहा है। स्वस्वर पठन क्या था कि बच्चों का उच्चारण अच्छा होगा, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे। तीसरा है सस्वर पठन में से रस भी आता है। फिर इसके फोर्थ हमारा पॉइंट था लिखना। इसमें क्या है देख लेते हैं। अध्यापिका बच्चे की वर्तनी को अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए सूत्रलेख का प्रयोग किया जाएगा। लिखने के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, जिसका अलग अलग अर्थ है। जैसे सुलेख का अर्थ है सुंदर लेख, सुंदर लिखना। सूत्रलेख का मतलब है वर्तनी की अशुद्धियों दूर कराना। और अनुलेख क्या होता है कि अक्षरों का अनुरेखण करना, मतलब कि पॉइंट से बना देते हैं कोई भी अक्षर और उसी को वो बच्चे दोहराते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमारा आता है भाषाई विकार। बच्चों में क्या होता है कि कुछ विकार होते हैं, जिसमें एक होता है भाषाई विकार। जानते हैं अब भाषाई विकार होता क्या है। भाषाई विकार में क्या होता है कि बच्चों को कुछ डिसएबिलिटीज़ हो जाती हैं। जैसे कि बच्चों में हो सकता है कि पढ़ने में असक्षम हो, लिखने में असक्षम हो, कैलकुलेशन में करने में असक्षम हो, पढ़ने में असक्षम हो आदि। तो जैसे ये सब हमारे क्या होते हैं, कुछ विकार होते हैं, डिसएबिलिटीज़ होते हैं। जैसे कि उसमें तब पहला पॉइंट हम देखते हैं अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, ये एक विकार का नाम है, जिसमें क्या होता है कि अफेजिया के कारण सुनने और समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं। अफेजिया क्या होता है, ये जितने भी विकार हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और कहीं से भी मिले तो और कहीं से मिले और कंटेंट और अच्छा उस पर अपने नोट्स बनाइएगा, इसको भी लिखिएगा। इसमें जैसे कि अफेजिया मैंने बताया है कि क्या होता है कि ये बच्चों में सुनने, समझने और बात करने में वो असक्षम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, पठन अक्षमता होता है, जिसमें बच्चों को पढ़ने व लिखने में समस्या होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अब एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है पठन वैकल्प्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन है न्यून अवधान विकार, दूसरा ऑप्शन है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहित। तीसरा ऑप्शन है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। चौथा ऑप्शन है एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना।
इसमें जैसा कि पठन विकल्प है, पठन विकल्प में क्या होता है कि इसमें सही ऑप्शन है हमारा, पठन विकल्प को लेते हुए इसका सही ऑप्शन है सी, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है जिससे पठन के विकार होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं शिक्षण त्रिआयामी। इसी सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको देने वाले हैं कौन। इसको जॉन डीवी ने दिया था, जिसमें शिक्षण को त्रिआयामी बताए थे, जिसमें पहला था अध्यापक, दूसरा था छात्र, तीसरा था विषय वस्तु। मतलब इनका कहना था कि जॉन डीवी का कहना था कि ये तीनों से ही हमारा शिक्षण प्रक्रिया हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अब चलते हैं शिक्षण सूत्र। शिक्षण हमारा सूत्र टीचिंग हमारा टीचिंग मैक्सिम्स, टीचिंग पढ़ाने का तरीका क्या होता है। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब कि बच्चे को जो भी हमारा नॉलेज है, बच्चों को जो भी आता है उसको पहले उसके बारे में बताएं, उसका एक बार रिवीजन करवाएं, फिर उसके बाद जो वो बच्चे को नहीं मालूम है फिर उसके बाद ले जाएं, उसके बाद उसको बताएं बच्चों को। ठीक है, फिर उसके बाद अब चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना। तो सबसे पहले आप ये बता दें कि मूर्त क्या होता है कि अमूर्त क्या होता है। मूर्त उसको कहते हैं जो हमारे सामने रखा हो, जैसे कि हमारे सामने गिलास रखा है, कॉपी रखा है, पेन रखा है, तो वो क्या हम उसको देख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे मूर्त। लेकिन हमारे सामने क्या है, जो भी हमारे अंदर भावना आती है, मतलब कि जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं, किसी की दर्द को देखते हैं, तो वो सब हमारे क्या है अमूर्त है, जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, मतलब शिक्षण सूत्र में हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, ये हमारा क्या है शिक्षण सूत्र है। फिर इसके बाद अब चलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या क्या आते हैं यही जान लेते हैं। इसमें पहला है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री में क्या होता है कि हम बच्चों को चित्र के द्वारा हम दिखाते हैं, या कुछ भी सामग्री हो गया, कोई भी वस्तु हो गया, उसको वो दिखा करके उसको समझाते हैं। दूसरा है श्रव्य सामग्री। ये क्या होता है कि बच्चों को हम सुनाते हैं, जैसे रेडियो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसमें हम बच्चों को चित्र के माध्यम से दिखाते हैं, सुनाते हैं, दोनों ही हमारा होता है, जैसे कि एग्जाम्पल टीवी। फिर उसके बाद फोर्थ है हमारा क्रिया सहायक सामग्री, मतलब कि जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित हम सामग्री की सहायता से बच्चों को और अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अब डिटेल में भी जानेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री का क्या प्रयोग है। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री हम आखिर में प्रयोग क्यों करते हैं, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका अर्थ है, इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारिता सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। इन सभी पॉइंटों से हम समझ सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री का हम प्रयोग मुख्यतः क्यों करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राथमिक स्तर को पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। पहला ऑप्शन है सहायक, दूसरा ऑप्शन है बाधक, तीसरा ऑप्शन है निरर्थक, चौथा ऑप्शन है अनुपयोगी। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में डैश है। मतलब क्या है, बच्चों के बुक में जो हमारा कार्टून्स बना दिए जाते हैं, या विज्ञापन को किसी अखबार में विज्ञापन दे दिया जाता है, और बच्चों में जो हमारा भाषण को और रुचि और स्टाइलिश जो बना देते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चों में रुचियाँ और बढ़ जाती हैं, पढ़ने में और रुचि उनकी पैदा होती हैं। तो इसके लिए क्या है, बच्चों के लिए ये बहुत ही सहायक है। ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि हमारा भाषा सीखने के लिए भाषा संबंधी हमारे कौन से सहायक सामग्री, कौन से संसाधन जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसका पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है बाल साहित्य,
तीसरा ऑप्शन है समाचार पत्र और चौथा ऑप्शन है टेलीफोन। बच्चों के लिए क्या होता है कि कंप्यूटर ना ही अच्छा सहायक संसाधन है, ना समाचार पत्र है, ना टेलीविज़न है। बच्चों को क्या पसंद आता है? बच्चों को बाल साहित्य बड़े ही अच्छे लगते हैं। उसमें जो चित्र बने होते हैं, अच्छे अच्छे कहानियाँ होती हैं, अच्छे अच्छे कविता होते हैं, वो सबसे क्या होता है, बच्चों में रुचि बनी रहती है। ठीक है। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि कौन कौन से हमारा सहायक सामग्री होता है? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्रिया सहायक सामग्री। तो अब इनके बारे में भी कुछ डिटेल में अब जान लेते हैं कि दृश्य सामग्री में होता क्या क्या है। दृश्य सामग्री के द्वारा हम क्या होता है कि ये श्यामपट्ट होता है, मतलब बोर्ड पर जो भी हम लिखते हैं बच्चों वे देखते हैं, उसी को दृश्य सामग्री कहते हैं। पाठ्य पुस्तक, चार्ट, मानचित्र, ये सब किस में आते हैं? दृश्य सामग्री में आते हैं। श्रव्य सामग्री में क्या क्या आएगा? रेडियो आएगा, माइक्रोफोन आएगा, एम्पलीफायर आएगा और टेप रिकॉर्डर आएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री में क्या आएगा? फिल्म प्रोजेक्टर आएगा, टेलीविज़न आएगा और चलचित्र आएगा। क्रिया सहायक सामग्री में क्या क्या आएगा? इसमें किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण करना, ये सब क्या है? क्रिया सामग्री सहायक सामग्री है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? मूल्यांकन किसे कहते हैं पहले तो ये जान लेते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। ठीक है। मतलब कि बच्चों में क्या क्या बदलाव आए हैं, उन्होंने क्या सीखा है, इसके बारे में जानने के लिए हम मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं, उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आकलन का क्या उद्देश्य होता है? आकलन का क्या उद्देश्य होता है? आकलन में यह देखा जाता है कि बच्चे कैसे सीखता है। मापन में यह देखते हैं कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा है। आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है। इसका एक पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि आकलन का क्या उद्देश्य होता है। पहला है जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है, ये जानने की कोशिश करता है। दूसरा है छात्रों की समस्या को दूर करना, ये भी हमारा आकलन है। तीसरा छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना। ठीक है। मूल्यांकन के मतलब दो रूप हैं, जिसका पहला है आकलन और दूसरा है मापन। और इसके पहले मैंने बता ही चुका कि आकलन क्या होता है, कि आकलन में यह देखा जाता है कि बच्चे कैसे सीखता है, और मापन में क्या होता है कि कितने प्रतिशत और मतलब कि कितना वो बच्चा सीखा है, इसका वो जानता है, उसका मापन करता है। मतलब कि आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कंटेंट है निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण में जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफलता या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। मतलब कि बच्चे को कहाँ परेशानी हो रही है, वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, इसके बारे में जानने को ही क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। अब उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण में जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तो वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। मतलब कि पहले वह निदानात्मक में बच्चों की कमजोरियों को देखता है कि बच्चे को कमी कहाँ पे हो रहा है, कि बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। फिर इसके बाद उपचारात्मक में क्या करता है? उन कमियों को दूर करता है दोबारा शिक्षण के माध्यम से। ठीक है। इसमें नोट करके दिया है कि निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, क्योंकि निदान पहले उसकी असफलता व कठिनाई का पहले पता लगाओगे, फिर उसके बाद ही उसकी कठिनाइयों को दूर करोगे ना। तो मतलब कि पहले निदान होगा, फिर उसके बाद उपचार होगा इसका। ठीक है। फिर इसके बाद अब चलते हैं उपलब्धि परीक्षण क्या है। इस परीक्षा का
प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया और उसके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है आदि। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। अब दक्षता परीक्षा क्या होता है, दक्षता परीक्षा में इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता को स्तर कितना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट अभिरुचि परीक्षा क्या होता है। इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता शिक्षार्थी के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। ये हमारे क्या है, पूरे कंटेंट, पूरे पॉइंट अभिरुचि परीक्षा का है। फिर इसके बाद चलते हैं, एक क्वेश्चन हमारा आता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है, मतलब बच्चों की भाषा का आकलन हम करते क्यों हैं। इसमें पहला ऑप्शन है उसकी पठन क्षमता का आकलन के लिए, दूसरा ऑप्शन है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन के लिए, तीसरा ऑप्शन है उसकी लेखन क्षमता का आकलन के लिए, चौथा ऑप्शन है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन के लिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करने के लिए हम बच्चों की भाषा का हम आकलन करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब चलते हैं मुख्य कौशल में। मुख्य कौशल में हमारा आता है सुनना, बोलना, और फिर उसके बाद पुनर्बलन में क्या आता है, बोलना और लिखना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बहुभाषिकता किसे कहते हैं। बहुभाषिकता में क्या आता है, ये किसके द्वारा ये लाया गया है, यह एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन मानता है क्योंकि बहुभाषिकता में क्या होता है, वो एक से ज़्यादा भाषाओं को सीखता है और सिखाता है। बहुभाषिकता का मतलब होता है, इसमें ये भी देख लीजिए, बहुभाषिकता का मतलब होता है कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे होना और उनसे कुछ सीखना। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है, बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन एक आता है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारा सभ्यता संस्कृति का, दूसरा ऑप्शन है सभ्यता साहित्य का, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति साहित्य का, चौथा ऑप्शन है संस्कृति चुनौतियों का। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला, जिसमें बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं, हमारा क्या है, पाठ्यपुस्तक है। पाठ्यपुस्तक में क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। कई संसाधनों में से एक संसाधन है लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं। पाठ्यपुस्तक क्या होता है कि ये कई संसाधनों में से एक संसाधन होता है, कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन जो होता है वो पाठ्यपुस्तक होता है, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं होता है। मतलब बच्चे सिर्फ पाठ्यपुस्तक से ही नहीं सीख सकते, ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद रंग बिरंगी होनी चाहिए पाठ्यपुस्तक, आसान भाषा में होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, बच्चे के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है त्रिभाषा सूत्र। इसके बारे में कुछ डिटेल से अब जान लेते हैं कि त्रिभाषा सूत्र में क्या होता है। त्रिभाषा सूत्र सबसे पहले आया तो आया कहाँ से, इसको किसने लाया। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे। त्रिभाषा सूत्र 1966 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना की गई थी। इसमें जो पहला था, पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। दूसरा था द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा, राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा को, और गैर हिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी भाषा
को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। तीसरा पॉइंट था हमारा, तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा या गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में नहीं पढ़ाया गया हो, वो पढ़ाया जाना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र हमारा ये था। ठीक है, आज का हमारा ये पूरा कंटेंट हिंदी पेडोलॉजी का था, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं। ये सारे के सारे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इसको अच्छे से आप पढ़िए और रिवीजन करिए। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए, आपके प्रैक्टिस और प्रिपरेशन के लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। आप इसके लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।